डेवलपिंग नेशन और एक डेवलप नेशन में फर्क इतना होता है बॉस, एक सामान खरीदता है और कंज्यूम करता है और एक सामान बना के बेचता है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है देश की बैकबोन और देश का डिफरेंशिएशन। चाइना की 18 लाख करोड़ डॉलर्स की जीडीपी में 27% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है। चाइना आज वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। हर चीज पिन से लेके पेन तक, टॉयज से लेके रियल एस्टेट तक चाइना बनाता है और इंडिया से आगे है। इंडिया से प्यार करना उसका मतलब यह नहीं कि खाली जिंगोइज्म करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। इंडिया चाइना को एक ही चीज में डिफीट कर पाया है और वो है रिसेंटली पॉपुलेशन। इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। और इंडिया और चाइना का लिबरलाइजेशन भाई एक ही समय पे चालू हुआ था 1990s में। आज चाइना कोविड के बावजूद भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और इंडिया आज भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ये रियलिटी चेक है। इंडिया की 4 लाख करोड़ की जीडीपी में से सिर्फ 16% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है और 54% सर्विसेज का है। यानी जहां चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में आगे बढ़ रहा है, वहां इंडिया आज भी सर्विस में ही अटका पड़ा है। और जीडीपी का साल का 6 से 7% से बढ़ती हुई इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग वो पेस से बड़ा नहीं है। ये बात बहुत ही गंभीर और सोचने वाली है। आज के इस वीडियो में देखते हैं ऐसे क्या रीजंस है कि इंडिया स्ट्रगल कर रहा है और ऐसे क्या चीज हम कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को बनाकर मेक इन इंडिया डिलीवर टू द वर्ल्ड मोदी जी का सपना हम सब पूरा कर सकेंगे। जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर और इन्वेस्टर बसेश गाला। मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे सीधा असर जीडीपी पे कैसे पड़ता है। क्योंकि इंडिया में आज भी स्किल और एजुकेशन की बहुत कमी है। यानी जो आईटी में जा रहे हैं और यही लोग देश के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, यानी वही इन्फोसिस, वही विप्रो, वही टीसीएस, ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा तो इंडिया में जो कंजम्पशन स्टोरी है, आज का यूथ जो कंज्यूम करना चाहता है अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ी, ये हमें मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्योंकि ये चीज हम इंडिया में नहीं बनाते हैं, हम बाहर की देशों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसका सीधा असर हमारे फिस्कल डिफिसिट पे पड़ता है, इकोनॉमी में पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी वीक पड़ती है, रुपी वीक पड़ता है और देश में महंगाई बढ़ते ही जाता है। तो कब तक हम इसको सहन करेंगे? और सबसे बड़ी समस्या इंडिया में कि टॉप 1% के पास इंडिया में 77% वेल्थ है। भाई अंबानीस, अडानीस और टाटास और बिरलास के पास ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आज भी इंडिया का 60% देश गरीब है। सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है। और जब तक देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, लो लेबर जॉब्स नहीं मिलेगा, लोग भी गरीब रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा और बाहर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। बहुत ही गंभीर बात है। और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चाइना के पास तो हर चीज का जॉब है ही है, लेकिन साउथ कोरिया जिसकी जीडीपी में 25% का योगदान मैन्युफैक्चरिंग का है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोटिव यानी हुंडई मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को लीड कर रहा है। इतना सब जानने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस को तो बहुत अच्छे से आप समझ गए रहेंगे, लेकिन जानते आखिर अपने इंडिया में कहां पे मैन्युफैक्चरिंग अटका हुआ है? 16-17% पे मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जीडीपी में है, जिसमें सबसे पहले चीज पे आता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थैंक्स टू रतन टाटा साहब वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट मार्केट है और 7.1% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सबसे बड़ा मार्केट आता है इंडिया में टेक्सटाइल्स का। भाई इंडिया में लोग कपड़ा पहनते हैं, टेक्सटाइल्स चाहिए, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन टेक्सटाइल में भी हमें कुछ समय पहले बांग्लादेश ने बीट कर दिया। बांग्लादेश का जो ग्रिप है, जो वैल्यू प्राइसिंग है, वो हमसे टेक्सटाइल्स में आगे निकल गया और आज वियतनाम जैसे कंपटीशन भी जहां पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, लो कॉस्ट लेबर मिलता है, वो भी इंडिया को टफ फाइट दे रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा सेक्टर है जिसमें डोमेस्टिक डिमांड इतना है, इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है और भी ग्रो कर सकता है।
लेकिन आज भी चाइना से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में असेंबल करते हैं और फिर दुनिया को बोलते हैं मेक इन इंडिया। अरे मूर्ख, ये असेंबल्ड इन इंडिया है, मेड इन चाइना ही है आज भी। बहुत कम कंपनीज जैसे एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे खोला क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे उनको काम करना है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये नॉलेज को कंटिन्यू करते करते फार्मास्यूटिकल्स जो कि जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है और $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वहां पे भी इंडिया इज नोन एज द वर्ल्ड फैक्ट्री फॉर मेडिसिन, लेकिन वहां पे भी कभी कभी क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू आता है। यूएस ने बहुत सारे कंपनीज को फाइन मारा, डीलिस्ट किया और इनफैक्ट हमारे कुछ कंपनीज का क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस इतना पुअर है कि उसके कफ सिरप को पी के कुछ अब्रॉड के बच्चे, अफ्रीका में बच्चे मर भी गए हैं। तो थोड़ा ये इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में ये भी सीरियसनेस, ब्रांड गुडविल भी करना पड़ेगा कि इंडियन वाले टोपीबाज नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल में शॉर्टकट नहीं मारेंगे। इंडिया का मतलब क्वालिटी गुडविल है, ये हमें मेहनत करना पड़ेगा। और भारत की जायंट कंपनीज की वजह से भारत की जीडीपी आज ग्रो कर रही है और टाटा को हम क्या बोले, आज टाटा के कार्स 175 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है थैंक्स टू टाटा मोटर्स। उसके बाद रिलायंस, सब जानते हैं मोटा भाई, बहुत ही ऑयल रिफाइनरी पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है? पूरी दुनिया कोविड में अलर्ट हो गई कि भाई चाइना में अगर हम ब्लाइंडली डिपेंडेंट हो गए और कोविड जैसा कुछ वापस हुआ, वर्ल्ड वॉर कुछ हुआ, कुछ डिजास्टर हुआ, तो हम एक कंट्री पे डिपेंडेंट है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। चाइना जितना सस्ता देना आज कोई भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। एप्पल ने कुछ साल पहले मैन्युफैक्चरिंग खुद यूएसए में करना ट्राई किया, फेल हो गए, वापस चाइना झक मार के जाना पड़ा क्योंकि चाइना के पास जो स्केल है, जो पॉलिसी है, जो सस्ता क्वालिटी काम चाइना कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। एक बार कैंटन फेयर में जरूर जाना, आपको आइडिया आ जाएगा कि चाइना की ताकत क्या है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी यानी लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि एटलीस्ट 10% प्रोडक्शन चाइना को छोड़ के और किधर बनाए। लोग इंडिया को देख रहे थे लेकिन इंडिया में भी इसमें थोड़ा बहुत चांस खो दिया। वियतनाम ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, साउथ कोरिया ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, इंडिया थोड़ा चूक गया। लेकिन हुंडई, सैमसंग, एप्पल ने इंडिया पे भरोसा रखा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहां पे आ रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है और देश का मैन्युफैक्चरिंग अब बढ़ने वाला है। इंडिया का नंबर वन रीजन क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रगल कर रहा है? तो 4 सबसे मेजर रीजंस मैं आपको दूंगा। पहला रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट का चलता है, गवर्नमेंट को आपसे प्यार हो गया तो आपको ऑल सिंगल विंडो क्लियरेंस अप्रूवल मिल जाते हैं। वेरएज इंडिया में करप्शन, बाबूडम, एक फैक्ट्री लेने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज भी इंडिया 63rd रैंक पे खड़ा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और करप्शन, बाबूडम और यही ब्यूरोक्रेसी के कारण बिजनेस करना बहुत टफ है। सेकेंड, लेबर। चाइना में कोई लेबर फ्रेंडली पॉलिसी लॉ नहीं है। कोई भी वेजेस दे दो, 12 घंटा काम कराओ, कोई प्रोटेक्शन मत कराओ। लेबर को बोलो अगर छुट्टी चाहिए तो आप उन्हें चिल्ला सकते हो। वेरएस इंडिया डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, लेबर की भी बहुत सारे मांगे होती है और इंडिया गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करता है और करना भी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर के कंफर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेबर के बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं और इंडिया का लेबर लेजी हो रहा है। भाई मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो लाडली बहन की स्कीम में मेरी माँ को, मेरी बहन को 6,000 8,000 मिल जाएगा। मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो मुझे अनाज फ्री, घर फ्री, बाथरूम फ्री है, सिर्फ वोट करना है तो काम हार्डवर्क क्यों करूं? इसके लिए लेबर मुश्किल से मिल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत दिक्कत होगा। थर्ड रीजन है दोस्तों, वो है लैंड। इंडिया में एक लैंड अक्वायर करने के लिए पसीने छूट जाते हैं। 30-30 साल एयरपोर्ट के लिए लैंड अक्वायर नहीं कर सकता गवर्नमेंट, तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड कहां से बना पाओगे? चाइना में पूरा एक जोन बनता है जहां पे एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल से लेके मिड प्रोडक्ट से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक सब एक ही एरिया पे मिलता है और लैंड अक्वायर करना चाइना के लिए चुटकियों का खेल है। मालूम है क्यों? बिकॉज लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, नॉट टू इंडिविजुअल। लेकिन यहां पे लीगल केस डिस्प्यूट 30-50 साल के बाद लैंड मिलता है। आप मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रगल करते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है दोस्तों, वहां पे पोर्ट से लेके, रोड से लेके, हाईवे से लेके, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, शिप इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट सब निकलते हैं और इंडिया आज भी
इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रगल कर रहा है। देख लो, अटल सेतु बना, बहुत शान से हमारे पीएम वहां पे गए, लेकिन 1 साल के अंदर ही खड्डे रोड में पड़ गए। मुंबई कोस्टल रोड बना, बहुत शान से हमारे मिनिस्टर्स गए, 6 महीने के अंदर ही सीपेज चालू हो गया। ऐसे केस में, करप्शन में, वीक क्वालिटी कंट्रोल में, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण, बहुत ओवर पॉपुलेशन होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण महंगाई बढ़ती है, क्वालिटी लॉजिस्टिक्स नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग सफर होता है। अब सॉल्यूशंस क्या करें? सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है। इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे प्रमोट कर रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दे रहा है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहा है, इनोवेशन दे रहा है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी अब वो बना रहे हैं जहां पे वो लैंड फास्ट अक्वायर करे, जिसमें फॉरेन और डोमेस्टिक लोग इन्वेस्ट कर पाए और प्रोडक्शन बना पाए। मेरा रिक्वेस्ट है एमएसएमई से कि भाई साहब, इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है, इंटेंट अच्छा है, बहुत सब्सिडीज मिल रहे हैं प्लांट डालने के लिए, बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रहे हैं। अपने आप को अवेयर करो। मेरा और एक वीडियो जरूर देखना कि क्या क्या सब्सिडी बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकता है, आपका नॉलेज अपडेट होगा। और इसके साथ अगर गवर्नमेंट ये 4 चीज पे काम करे तो इंडिया का ग्रोथ फास्ट होगा, दुनिया को हम सर्व कर पाएंगे। और ये अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है चाइना +1 जो लोग ढूंढ रहे हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग रह के एटलीस्ट 10 से 20% वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन सकते हैं। आज इंडिया सिर्फ 3.3% मैन्युफैक्चर करता है पूरे दुनिया के लिए। ये फिगर को हमको अगले 10 साल में 20% तक लेके जाना है। ये वीडियो मैक्सिमम एमएसएमई और मैन्युफैक्चरर्स के साथ शेयर करना, अवेयरनेस बढ़ाना, और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बसेश काला।